जय साईं राम आप सब लोगों को। जैसा आपको मालूम है हमारा जो वैदिक क्लास का आज 5वां और अंतिम दिन है। पिछले 4 दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं किए। जितने देर से 2 घंटे जो भी हम क्लासेस लेते हैं, पूरे कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं, उसको एक फ्लो में रखते हैं क्योंकि आप लोग समझ सके। और हमारा ये उद्देश्य है कि जो हम फ्री क्लास ले रहे हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दें। तो आज क्लास के अंतिम दिन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम चालू करते हैं आज की 5वीं और अंतिम दिन की क्लास चालू करते हैं। हाँ सर, चालू कीजिए और कोई भी अपना हैंड रेज़ मत कीजिए। थैंक यू। जी हाँ सर, आपको मेरा नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो जैसा सर ने कहा, आज हमारा लास्ट डे है क्लास का कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। और आज भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाऊंगा जो कि बेसिक का पार्ट भी है और प्रिडिक्शन में भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक, तो वेट कीजिए आप लोग और पूरी क्लास सुनिएगा ध्यान से। पीपीटी आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है। ओके। और प्लीज आप कोई भी हैंड रेस मत कीजिए अननेसेसरी, क्योंकि आपके सबके डाउट आखिरी में लिए जाएंगे। जी हाँ, तो लास्ट में डाउट सेशन होगा तो आपको मौका दिया जाएगा। चलिए, ब्रीफ में हम 2 मिनट में देखते हैं कल हमने क्या समझा था, 5 मिनट में, बस उसके बाद नया शुरू करते हैं क्योंकि जो कल देखा वहीं से आगे नया भी मिलेगा। क्या हम अभी तक सीख चुके हैं कि साइन के से हाउस के सिग्निफिकेशन, क्या हाउस के क्या क्या सिग्निफिकेशन होते हैं ये हमने पढ़े। और जो जिस हाउस का सिग्निफिकेशन होता है उस नंबर की राशि का भी वही सिग्निफिकेशन होता है, ये भी हमने सीखा था। तो इससे आपको याद करने में इजी हो गया। अगर आपने हाउस के याद कर लिए तो साइन के तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। कल की तरह आज की भी क्लास में मजा आएगा। कल बहुत से लोग कह रहे थे ना सर मजा आ गया, तो अभी देखिए आज भी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको। प्लेनेट के सिग्निफिकेशन हमने देखे थे, 9 प्लैनेट्स के। ये सारे बेसिक सिग्निफिकेशन है, ये याद होने चाहिए बेसिकली आपको। हाँ, एटलीस्ट आप एस्ट्रोलॉजी में आए हैं तो हाउस के बेसिक सिग्निफिकेशंस, ग्रहों के यानी प्लेनेट के बेसिक सिग्निफिकेशंस और राशियों के बेसिक सिग्निफिकेशन ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था साइन के नेम और उनकी लॉर्डशिप। ओके, और हर नंबर का जो साइन है उस नंबर के हाउस का भी वही सिग्निफिकेशन होता है। फिर साइंस का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, ड्यूल साइन है। एलिमेंट के बेस पे हमने प्लैनेट का क्लासिफिकेशन देखा था। फिर प्लैनेट का क्लासिफिकेशन हमने साइन का क्लासिफिकेशन हमने देखा था तत्वों के बेस पे। फिर प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा था तत्वों के बेस पे। प्लैनेट्स, ग्रहों से रिलेटेड डीटी कौन से होते हैं, देवता, वो हमने देखे थे, उनकी स्टोरी। प्लैनेट्स के और कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं वो भी हमने समझे थे। मून से 9th हाउस हमने देखा था, इसको तो आप लोग बार बार टेस्ट करते रहिए। क्या इंसान की सोल डिजायर क्या है, उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये भी हमने देखा था। 12 राशियों के जो ऊपर सिग्निफिकेशन है उसके अलावा एडिशनल सिग्निफिकेशन भी हमने कल देखे थे। और हमने ये समझा था कि साढ़े साती क्या होता है, कैसे देखा जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका रेमेडी कैसे करें, ये भी हम समझ चुके हैं। ग्रहों की दृष्टियां क्या होती है, प्लेनेटरी एस्पेक्ट, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वैदिक का, ये हमने सीख लिया था कल। ईष्ट देवता हमने देखे थे कैसे निकाले जाते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं अलग अलग प्लेनेट के रिगार्डिंग। हाँ, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रेट्रोग्रेड प्लेनेट। बहुत सारी डिमांड थी इसको लेके कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट पढ़ाएं, पहले के जो कोर्सेज आए उसमें भी स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसे फ्री में दे दें। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं वक्री ग्रह, वो प्लेनेट जो आपके चार्ट में वक्री हो। तो चार्ट में वक्री आप देखेंगे कैसे, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है। हम्म ठीक, जैसे ये देखिए,
जुपिटर लिखा है, जुपिटर के ऊपर स्टार बना है। तो एस्ट्रो सेज में जो वक्री ग्रह होते हैं उनके ऊपर स्टार बना है। ठीक है। हर अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है। किसी जैसे इसमें स्टार बना है, किसी में जो है ब्रैकेट लगा होगा, जैसे पीसी में जो लैपटॉप या पीसी पे जो सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर आता है, जगन्नाथ हो रहा है या जे हो रहा, उसमें वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक। किसी किसी में ब्रैक उसके प्लेनेट जो रेट्रो होता है उसके आगे आर लिखा होता है। ठीक। तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं। एस्ट्रो सेज में स्टार लगा होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं वक्री। वक्री का मतलब होता है उल्टा चल। तो बेसिकली प्लैनेट सारे प्लैनेट के दो तरह तीन तरह के मोशन होते हैं। एक फॉरवर्ड मोशन में होते हैं प्लैनेट, एक प्लैनेट स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी प्लैनेट बहुत कम लोगों के चार्ट में मिलते हैं। एक प्लैनेट होते हैं बैकवर्ड मोशन, वक्री। तो वक्री का मतलब होता है उल्टा, यानी रेट्रोग्रेड। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उल्टे चलते नहीं है, प्लैनेट तो आगे ही चल रहे हैं, बट हमको ये फील होता है कि ये पीछे जा रहे हैं। जैसे दो ट्रेन चल रही होती तो आप जिस ट्रेन में बैठे हो ना, तो जब शाम बगल से दूसरी ट्रेन निकले तो वो लगता है कि जो आप आगे जा रहे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके का फील आता है। बस उसी तरीके से एक रिलेटिव मोशन होता है। अब ऐसे देखा जाए, वक्री एक संस्कृत का वर्ड है। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा। अब यहाँ पे इन्होंने क्यों उसको उल्टा कहा ये नहीं पता, बट क्वालिटीज जब आप पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की तो एक्चुअली आपको पता चलेगा टेढ़े ही होते हैं। तो टेढ़े से मतलब उल्टा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा वक्री का मतलब उल्टा होता है। तो हमारे चार्ट में जो है सन और मून जो दो ल्यूमिनरीज हैं वो कभी रेट्रोग्रेड नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी चार्ट में आपको रेट्रोग्रेड नहीं मिलेंगे। और राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, वो कभी फॉरवर्ड मोशन में होते ही नहीं। जैसे आप चार्ट, कोई भी चार्ट देख लीजिए, ये लीजिए आप, ये चार्ट देखिए। ठीक। ये देखिए राहु के ऊपर स्टार बना है, केतु के ऊपर स्टार बना है, देख रहे हैं। और इसके पहले भी जो हमने एग्जांपल चार्ट ऐड किए तो उसमें भी देखिए, ये देखिए केतु के ऊपर स्टार है, राहु के ऊपर स्टार है, ये हमेशा रेट्रोग्रेड होता है। यहाँ भी देखिए राहु पे स्टार है, केतु पे स्टार। और सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं, वो हमेशा सीधे ही चलते हैं। ये हो गया आपका रेट्रोग्रेड मोशन। और तो आपको पता होना चाहिए सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड है। और तीसरा होता है स्टेशनरी, कि प्लेनेट रुक जाए, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो स्टेशनरी प्लेनेट अगर कोई होता है किसी के चार्ट में तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है, बहुत कम लोगों के चार्ट में मिलता है। जैसे एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के एन राव सर, उनके चार्ट में राहु स्टेशनरी है। ऐसी एक और एस्ट्रोलॉजर है संजय रज्जी, उनका जुपिटर स्टेशनरी है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अगर किसी के चार्ट में है तो बहुत लकी होगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अगर सन और मून तो कभी रेट्रो होते नहीं, राहु के तो हमेशा रेट्रो रहते हैं, तो उनकी तो बात करना ही बेकार। बाकी जो प्लेनेट जो नॉर्मली रेट्रो नहीं होते, अगर वो किसी के चार्ट में रेट्रो हो जाए तो क्या प्रॉब्लम देंगे, या क्या उनके पॉजिटिव साइड। तो बचे कौन कौन से? सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, मार्स, वीनस। ये वो प्लेनेट हैं जो रेट्रो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कभी हर किसी के चार्ट में रेट्रो नहीं मिलेंगे, बट किसी न किसी के चार्ट में आपको सैटर्न रेट्रो मिल सकता है, किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो मिल सकता है। उसके टाइम पे जब उसका बर्थ हो रहा होगा उस समय जो प्लेनेट अगर रेट्रो रहा होगा तो रेट्रो मिलेगा, और ये जरूरी भी नहीं कि मिले। तो देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो रेट्रो प्लेनेट होना अच्छा भी है और नहीं भी है। मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छा, और अच्छा भी। मैं तो ये मानता हूँ कि रेट्रो प्लेनेट ना हो तो अच्छे, लोग कहते हैं कि नहीं होने चाहिए, अच्छा है। हाँ उसके पॉजिटिव साइड है, मैं आपको समझा दूँ, लेकिन ना हो तो अच्छा है, ये आप मान लीजिए। तो रेट्रो प्लेनेट को समझने के लिए ना आपको राहु केतु के बारे में अच्छे से पता। अगर राहु केतु आपके पता है तो रेट्रो प्लेनेट आपको पता चल जाएगा।
और प्लेनेट के रेट्रोग्रेड होने पे उनकी क्वालिटीज आपको समझने के लिए उस प्लेनेट की बाकी क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए जो मैंने पहले बताया। जैसे कल एक ने बहुत सही बात कही थी, सर आपने 7th हाउस में जो प्लेनेट की क्वालिटी बताई तो वो रिलेशनशिप में फिट बैठेगी, तो वो प्लेनेट अगर और किसी हाउस में होंगे तो वहां भी उस रिलेशन को लेके ऐसा ही बिहेव करेंगे। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था, 4th हाउस में होगा तो मदर के साथ, 9th हाउस में होगा तो फादर के साथ। प्लेनेट की अगर सारी क्वालिटीज जो मैंने ऊपर पीडीएफ में मेंशन भी किया, उनके कारक तत्व और क्वालिटी, वो आपको पता होगी तो आप रेट्रोग्रेड को समझ पाए। तो आज हम दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, रेट्रोग्रेड प्लेनेट और 8th हाउस, जिनसे आप अपनी लाइफ की मिस्टेक्स क्या करते हैं, गलतियां क्या, क्योंकि आप गलतियां करते हैं इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, नहीं करेंगे तो थोड़ी आएंगे। तो हम गलतियों के बारे में देखेंगे और उनका रेमेडी भी। तो जब भी कोई प्लेनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप समझ जाइए वो राहु केतु की तरफ है। और जिसके चार्ट में जितने ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लेनेट होंगे उसका काम एक बार में नहीं होता। जो प्लेनेट आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा उसको लेके प्रॉब्लम वाली बात ही, वो काम आपका एक बार में होगा ही नहीं, उसके लिए आपको 2-3 बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं इन्हें अच्छा नहीं मानता। भाई आप चाहते हैं एक बार में काम हो जाए कि 10 बार में? तो प्लेनेट अगर रेट्रो हो गया तो उसको लेके आपको 2-3 बार एफर्ट लगाने, ये उसका निगेटिव साइड। फिर पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि इंसान हार नहीं मानता जो प्लेनेट रेट्रो हो जाएगा उसको। तो अगर किसी के साथ चार्ट में मल्टीपल प्लेनेट रेट्रो है, 3 से 4, तो उसकी तो लाइफ ही धक्के मार मार के चले। बट अच्छी बात है कि वो इंसान हार नहीं मानता। और रेट्रो प्लेनेट ना आपको बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं। ये जनरल क्वालिटी बता रहा हूँ, फिर इन्हीं क्वालिटीज को आप पर्टिकुलर प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक और कारक तत्वों पे लगाएंगे, बस आसान हो जाएगा। बेसिक फंडा यही। रेट्रो प्लेनेट आपको ऑब्सेशन देते, पागलपन। जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है उसके लिए, उसको लेके आप ऑब्सेस रहते हैं उसकी क्वालिटीज को। और तो और रेट्रो प्लेनेट आपको ओवर एनालिटिकल बना दे, राहु केतु की तरह। केतु भी ऐसे ही होता है ना, ओवर एनालिटिकल। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं चेष्टा बल बहुत ज्यादा हो जाता है। रेट्रो प्लेनेट होना बहुत अच्छा, उस प्लेनेट का चेष्टा बल बहुत होता है। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते हैं कि चेष्टा बल कैसा चेष्टा बल। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो जो रेट्रो प्लेनेट का चेष्टा बल होता है ना, वो पैसिव ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे ज्यादा होता है, मैनिफेस्ट कम होता है। फिजिकल लेवल पे कम मैनिफेस्ट होगा, बस साइकोलॉजिकल लेवल पे ज्यादा हो। कहते हैं बहुत चेष्टा बल है। अरे काहे का चेष्टा बल है? वो इंसान सोचता ही है, बस करता तो बहुत देर में। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है ना, उसका चेष्टा बल का मतलब ये होता है कि आप सोचते बहुत है, करते नहीं है इतना। जितना सोचते हैं उसका 10% भी कर लें तो कुछ बात बन जाए। बट हाँ, अच्छी बात ये होती है कि सोचते इतना है ना, जो प्लेनेट रेट्रो हो जाएगा उसको लेके हम बड़ा डेप्थ में सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि उसके बारे में हर एक चीज पता कर लेते हैं। जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है उन चीजों को लेके हमारे अंदर ओवर थिंकिंग का हैबिट हो जाता है। ये जनरल बिहेवियर है रेट्रो प्लेनेट का। अब आपको बस ये देखना है कि जो प्लेनेट रेट्रो हुआ है उसके सिग्निफिकेशन और कारक तत्व कौन से, जो आपको मैं पहले बता चुका। चलिए वन बाय वन प्लैनेट्स को कर लेते हैं। सैटर्न रेट्रो हो जाए तो क्या हो? सैटर्न कैरियर का कारक।
क्या करेंगे ये लोग, काम को लेके सोचते बहुत, 24/7 दिमाग में काम 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 काम। इनको आप कभी भी फोन कर लीजिए, 10 बार कॉल करें दिन में, 10 में से 8 बार बताएंगे मेरा ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। मतलब रेट्रो प्लैनेट को आप सिंपल तरीके से समझे ना, तो आप गाना ज्यादा गाते हैं, करते कम। तो सैटर्न कर्मों का कारक, ये सोचते ज्यादा, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, पर करते नहीं होता जितना सोचते। और ऐसे लोग काम को लेके हमेशा प्रेशर में रहते, जॉब करेंगे तो जॉब को लेके, या घर में रहेंगे तो भी। सैटर्न रेट्रो वाले इंसान को आप देखिए कैरियर में वो परेशान ही रहता है। अगर ये लोग प्राइवेट जॉब करें ना, कॉर्पोरेट का काम, तो हमेशा इनको लगता है अरे हमारा तो टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा है। बेसिकली बात टारगेट की नहीं है, इनका हैबिट बन चुका है प्रेशर लेने। सैटर्न रेट्रो, और सैटर्न रेट्रो हो जाए तो काम को लेके बहुत ऑब्सेशन रहता, परफेक्शन चाहिए, हर काम बिल्कुल 100% परफेक्ट होना चाहिए, ये नशा रहता। ठीक है, कोई भी काम दिया जाए ना, तो उसके डेप्थ में जाके उसको करेंगे, तो परफेक्शन भी एक प्रॉब्लम मच जाता है। क्योंकि ये परफेक्शन के चक्कर में लगे रहते हैं, तब तक दुनिया आगे बढ़ जाती है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस बना के चलिए, जहां डेप्थ में जाने की जरूरत है काम को लेके, वहां डेप्थ में जाइए, और जहां काम ऊपर ऊपर से निपटाना उसे ऊपर से निपटाइए, आगे बढ़िए। समझना पड़ेगा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है डेप्थ में जाने वाला। पर ये समझते नहीं, ये हर काम को लेके घुस जाते हैं। बट अच्छी बात ये होती है कि ये जिस काम को ले लेते हैं ना, जब उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बारे में एक एक माइन्यूट डिटेल इनको पता होती है। तब आप इनसे उस पर बहस नहीं कर सकते, इनको सब पता होता। बट प्रॉब्लम वहीं आती है, जहां पे डेप्थ में जाने का काम है तब तो ठीक है, जहां अगर जल्दी वाला काम है तो ये कर ही नहीं सकते। अगर आपके घर में 5 लोग हैं और एक सैटर्न रेट्रो वाला है, आप मार्केट जाना हो ना, 4 लोग जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे, उस 5वें रेट्रो वाले का वेट करते रहेंगे, वो सबसे लास्ट में आएगा, उसका काम ही नहीं खत्म होगा, उसकी हैबिट ही नहीं वो जल्दी से काम निपटा के भी चल सकते। तो कोई काम कभी जल्दी में करना है तो सैटर्न रेट्रो वाले को तो कहिए ही नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होता है, इनका हैबिट होता है प्रोकास्टिनेशन, काम को डिले करते रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे आके काम करेंगे, फिर कहेंगे काम पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए प्रेशर में रहते हैं, लेजीनेस का कारक है ना। और देखिए, सैटर्न लेबर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा था लेबर आदमी क्या करेगा, जब तक काम करेगा तो करेगा, और जब एंजॉय करेगा तो पूरा। तो सैटर्न रेट्रो वाले जब काम करेंगे तो पूरी तरह काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो पूरा आराम करते हैं पूरी पार्ट। और काम तभी करते हैं जब सर पे बन जाती है, अब करना मजबूरी है, लास्ट मोमेंट। और बहुत रेस्टलेस होते हैं अपने काम को लेकर, बहुत चिंता करते हैं। सैटर्न रेट्रो वालों को कई बार शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक होता है, हाफ पैंट, या फुल पैंट पहनेंगे ना तो उसे भी फोल्ड कर लेंगे नी जॉइंट। कहने का मतलब लेग्स को पूरा कवर नहीं करना, बहुत सारे केसेस में आपको मिलता है। इनको पैरों में दर्द और मसल्स में पेन का प्रॉब्लम अक्सर होता है, मसल पेन। फीमेल्स के चार्ट में सैटर्न रेट्रो हो जाए तो पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, डिले होना मेंसेस में, पेनफुल मेंसेस होना, डाइजेशन का प्रॉब्लम अक्सर देता है सैटर्न रेट्रो। कैरियर को लेके इनके अंदर एक बहुत एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी और डर रहता है कि कैरियर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सैटर्न रेट्रो वाले के कैरियर में चेंजेस भी 2-3 बार आ, जॉब चेंज होना, स्ट्रीम चेंज होना, कुछ भी होना। इनका कैरियर इनका कैरियर 35 के बाद ही स्टेबल होता है, 35 के पहले नहीं। उसके पहले चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन 35 में आने के बाद स्टेबल होता है। और सैटर्न रेट्रो वाले हमेशा अपने काम को लेकर डिससेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट, कभी खुश नहीं रहते अपने कैरियर या काम से, एक डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, पैसा भले मिल रहा है कितना भी, लेकिन शायद इसमें हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, ये तो वेस्ट काम। बट प्रॉब्लम तो उनको ये है कि उनको कोई भी काम दे दिया जाए उसमें ही उनका ये हाल होता है। कई बार सैटर्न रेट्रो होके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो डेंड्रफ का प्रॉब्लम भी देता है।
सैटर्न रेट्रो वाले अपने फीट्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड, पैर बहुत साफ रखते हैं, पैरों का ध्यान बहुत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होंगे, कभी आपको उनको ऑब्जर्व करना है सैटर्न रेट्रो में, वो बच्चे नहीं होते जल्दी जमीन पे पैर रखते ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते सैटर्न रेट्रो। इनको फुटवियर्स और जूते चप्पलों का बहुत शौक होता है, बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा। अच्छा, रेट्रो प्लैनेट दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है बहुत सारे फुटवियर का कलेक्शन इनके पास हो सकता है बिल्कुल भी नहीं। और क्या करेंगे, खरीद खरीद के रख रहे होंगे, भले उसको पहने कभी नहीं। कई बार जिन जिन लोगों को फ्लैट फुट हो जाता है या पैरों में प्रॉब्लम हो, सैटर्न रेट्रो वाले ही। हेयर्स कई बार इनके थोड़ा थिक होते, मोटे। अब इनमें से बहुत सारे प्रिडिक्शन आपके चार्ट से मैच भी करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे, ज्यादातर करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंटायर चार्ट। सैटर्न रेट्रो वालों के अंदर एक्सट्रीम निगेटिविटी होता है, बहुत निगेटिव सोच लेते हैं कई। इनको लगता है जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने का ऑब्सेशन रहता है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ, जो लेबर क्लास है, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके लिए। कि अपने कैरियर को लेके, और एल्डर लोग जो होते हैं, बड़े बूढ़े, उनसे इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल आता ही रहता है। सैटर्न के बाद दूसरा प्लेनेट है मार्स। मार्स अगर रेट्रो हो जाए तो क्या होगा, मार्स किन किन चीजों का कारण। मार्स अगर रेट्रो हो जाए तो इंसान, मार्स प्रॉपर्टी का कारक, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ऑब्सेशन रहता है, जमीन खरीदनी है, जमीन बनानी, और प्रॉपर्टी में ही फिर उनको इशू आता है। अच्छा, रेट्रो प्लेनेट के साथ एक चीज और होती है कि हमें, आपका हैबिट होगा उस चीज को क्रॉस चेक करने, बट फिर भी क्रॉस चेक करने के बाद आपसे गलती हो जाती है। लेकिन आपको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए, जैसे सैटर्न रेट्रो होगी, तो हो सकता है कैरियर या जॉब में ना आपको ऐसा लगेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन बताई तो कुछ और गई थी, निकली कुछ और बात। आपको ये फील आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती भी करते हैं, आप ध्यान नहीं देते, सही से पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सही से टर्म्स एंड कंडीशन देखी नहीं होगी, या आपको ही लगता है कि अरे बताया तो कुछ और गया था, नौकरी शुरू करने से पहले निकल तो कुछ और रहा, करना तो कुछ और पड़ रहा है। तो मार्स रेट्रो हो जाए तो प्रॉपर्टी को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं, और प्रॉपर्टी में ही प्रॉब्लम आता है। क्यों, जमीन देखने जाएंगे, बताया कुछ, दिखाया कुछ, निकल रहा है कुछ और। क्योंकि सामने वाला तो जैसा करता ही है, हमारी खुद की भी गलती होती है। क्या होता है कि हम उस चीज, जो प्लेनेट रेट्रो हो गया, जैसे मार्स रेट्रो हो गया, तो प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो बहुत बार सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। तो कई बार हम इतना सोच लेते हैं ना कि एक्चुअली जो करना होता है स्टेप वो भूल जाते हैं। सोचते रहते हैं, जमीन देखने गए, ये वाला लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, हर एक चीज पता करना है, सोच रहे हैं, बट एक्चुअली भूल गए कुछ ना। कहते हैं ना, ज्यादा सोचने के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि सोच और शौच से इंसान को पवित्र होना चाहिए। तो रेट्रो वाले वो सोचते ज्यादा है, तो मार्स है तो प्रॉपर्टी को लेके सोच रहा है, और प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ इश्यू जरूर हो जाएगा। मार्स भाइयों का कारक है, भाइयों से बहुत ऑब्सेस्ड है, भाइयों के लिए बहुत कुछ करना है, भाइयों से बहुत अटैचमेंट, अब भाइयों से ही नहीं बन रही है। सबसे ज्यादा तो मार्स बॉडी का कारक होता है, तो बॉडी को लेके बहुत अटैच होते हैं, बॉडी फिट रहनी चाहिए, जिम, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी करना पड़े। और साइकोलॉजिकली ये लोग ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब गुस्सा दिखाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर एग्रेशन बढ़ता रहेगा, और जब गुस्सा आएगा तो एकदम से फट पड़ेंगे। जल्दी दिखाएंगे नहीं, अंदर 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 गुस्सा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कंट्रोल किए हुए, और सडनली किसी दिन ऐसा होगा कि पूरे ही फट पड़ेंगे। अब बहुत इंपल्सिव होते हैं, बहुत इंपल्सिव,
हर काम जल्दी जल्दी करना है, बिना सोचे समझे करना है। मार्स रेट्रो वाले, अच्छा सैटर्न रेट्रो वाले भी बहुत, सॉरी मार्स रेट्रो वाले भी बहुत इनसिक्योर होते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी लाइफ। सैटर्न वाले भी इनसिक्योर होते हैं रेट्रो वाले, बट सैटर्न का इनसिक्योरिटी डर की वजह से होता है कि कहीं कैरियर में कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं क्या होगा लाइफ। मार्स का इनसिक्योरिटी अलग लेवल का होता है। अच्छा मार्स रेट्रो वाले ना, मार्स एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इनको बाकी सब स्लो ही दिखते हैं, इनको आदत होती है बहुत फास्ट काम करने की। ये मार्स रेट्रो वाले, मार्स रेट्रो वाले प्रॉपर्टी ऑपर्टी की कभी इनसे बात कीजिए ना, या इनको आपको प्रॉपर्टी दिखानी पड़ जाएगी, ये प्रॉपर्टी को लेके कभी संतुष्टि नहीं होंगे, कितनी भी अच्छे से अच्छे प्रॉपर्टी दिखा दो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दें। अगर आप इनको प्रॉपर्टी दिखाने ले गए ना, तो इनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल। अच्छा सैटर्न रेट्रो वालों का एक हैबिट और होता है, सैटर्न रेट्रो वाले बड़े जिद्दी होते हैं, रिजिड, अपने काम करने के तरीके को लेके। इनको आप कितना भी समझा दीजिए ऐसे काम करो वैसे करो, बट इन द एंड करेंगे अपने ही मन से। इसी तरीके से मार्स रेट्रो वाला होता है, कितना भी आप इनको समझाइए प्रॉपर्टी को लेके, करेंगे ये फाइनली अपना ही, जो इनको समझ में आए। अब मार्स रेट्रो वाले को तो हर पूरी दुनिया स्लो लगती है, क्योंकि इन्हें जल्दी जल्दी काम करने का। तो जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है उसको लेके हम ऑब्सेस्ड होते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। जैसे सैटर्न रेट्रो है ना, कि इनको अपना ही किया काम पसंद आएगा, दूसरे का किया काम इनकी समझ में ही नहीं आता। अब कोई दूसरा काम करे भी तो कहेंगे नहीं रहने दो मैं कर लूं। इसी तरीके से मार्स रेट्रो वाला आदमी इतना फास्ट होता है कि इसको बाकी दुनिया स्लो लगती है। अब आप सोचिए किसी घर में एक सैटर्न रेट्रो वाला हो जाए, एक मार्स वाला, तो क्या हाल हो। सैटर्न वाला तो बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहा है डेप्थ में जाके, वो काम 10 घंटे में खत्म कर रहा है, मार्स वाला एक ही घंटे में खत्म करना चाहता है। मेरे एक नोन में है सास बहू, उनकी बहू का सैटर्न रेट्रो है, तो और सास का जो है मार्स रेट्रो है, तो आप समझ जाइए। तो वो उनकी सास कहती है कि मैं अपनी बहू से कहती, वो इतना परेशान रहती है मेरी बहू काम को लेकर, और मुझे इतनी जल्दी जल्दी काम करने की हैबिट है कि मुझे कहना पड़ता है कई बार, बेटा तुम बैठ जाओ मैं ही कर लूंगी। क्योंकि मदर इन लॉ का मार्स रेट्रो है और डॉटर इन लॉ का जो है सैटर्न रेट्रो है। वो काम करेगी तो धीरे धीरे अंदर घुस के करेगी काम में, डेप्थ में जाके, और उनको मदर इन लॉ को काम जल्दी खत्म करना हो। और रेट्रो प्लेनेट मैंने कहा था ना राहु केतु जैसे होते हैं, उसको लेके हमारे सपने भी बड़े बड़े होते हैं। मार्स रेट्रो है तो प्रॉपर्टी को लेके एक एक्सट्रीम डिजायर होगा, ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, नखरे बहुत होते हैं, मुझे प्रॉपर्टी ऐसी ही चाहिए, बहुत सारी चाहिए, ये वाली चाहिए, इस जगह पे नहीं चाहिए। इस वजह से भी डिले होता है। सैटर्न रेट्रो हो जाए तो कैरियर में कुछ बड़ा करना है, करूंगा तो मैं यही वाला करूंगा, इतनी सैलरी मिलेगी तभी करूंगा, इस वजह से भी परेशान रहते हैं कैरियर में। ये हो गया सैटर्न और मार्स रेट्रो। मार्स रेट्रो तो अननेसेसरी इनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं,
सैटर्न रेट्रो वालों को ना सर्वेंट से, आपने स्टाफ से भी कुछ ना कुछ इशू बने ही रहते। सर्वेंट है, उनके ऑफिस में कलीग्स हैं, घर का मेड, उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। या तो उनके सर्वेंट उनसे बहुत ही अटैच होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इशू बना ही रहेगा, दोनों एक्सट्रीम हो। कहते हैं ना, जिसको हम ज्यादा चाहते हैं वही हमसे बिछड़ जाता है। रेट्रो प्लैनेट की भी यही कहानी होती है। जो प्लैनेट रेट्रो हो जाता है उसको लेके हमारा अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो एक दिन उससे ही दूरियां बढ़ने लगती। और जो प्लैनेट रेट्रो हो जाएगा उसको लेके काम एक बार में होता ही नहीं। सैटर्न रेट्रो है तो एक बार में कैरियर स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। मार्स रेट्रो है तो प्रॉपर्टी एक बार में मिल ही नहीं सकती सही से। एक दो बार झटके खाने के बाद, गलतियां होने के बाद ही प्रॉपर्टी मिलेगी जरूर, क्योंकि इंसान हार नहीं मानता, तो मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तो एक से ज्यादा मिलेगी कई बार। पहले तो मिलती ही नहीं है कोई चीज, जब सैटर्न रेट्रो होता है वो चीज। और एक दो बार झटके खाने के बाद मिलती है तो बम्पर मिलती है, कम से कम 2 या 3। सैटर्न रेट्रो वालों को कई बार ये भी फील आता है, कह रहे दुनिया तो आगे निकल गई, हम पीछे रह गए परफेक्शन के चक्कर। इनके पास नॉलेज बहुत होता है, टैलेंट बहुत होता है, बस परफेक्शन के चक्कर में ये पीछे रह जाते हैं। वीनस पे आ जाते हैं, सबका फेवरेट वीनस। पैसे का कारक है, रिलेशनशिप का, इन्हीं दो चीजों के पीछे दुनिया पागल। अब रेट्रो हो जाए तो क्या होगा, और ज्यादा पागल हो जाए। वीनस अगर जिसके चार्ट में रेट्रो हो जाए तो वीनस रिलेशनशिप का, लव रिलेशनशिप का कारक है। ऑब्सेस्ड होते हैं रिलेशनशिप को लेके, 24 घंटे रिलेशनशिप को लेके थॉट चल रहा है, बट रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम होते रहते हैं। और ऐसे लोगों को आप कितना भी गाइडेंस दे दें रिलेशनशिप के बारे में, सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है हमें तो सब पता है। बट एक्चुअली साइकोलॉजिकली इन्हें सब पता होता है, प्रैक्टिकली तो इन्हें कुछ नहीं पता। ये सोचते ज्यादा है, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। जितना ये सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, उतना एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करते, और सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। सीमेन का प्रॉब्लम है मेल के केस में, फीमेल में ओवम या एग को लेके, यूटरस को लेके। ब्यूटी और लुक से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, कहें भले ना। अच्छा, रेट्रो प्लैनेट जो होता है हम एक्सप्रेस नहीं करते, वो चीजें दिमाग में चलती रहती। वीनस रेट्रो है, कहेंगे नहीं कि इन्हें सुंदर पार्टनर चाहिए, कुछ चाहिए, बट अंदर ही अंदर चलता रहेगा। एनालाइज करते रहेंगे, पार्टनर का लुक कैसा है, अच्छा होना चाहिए, देखो। मन की बात है। इंडिया में मन की बात दो ही लोग कह पाते हैं, मोदी जी और एक एस्ट्रोलॉजर। तो वीनस रेट्रो हो जाए तो दिमाग में चल रहा है, स्पाउस ब्यूटीफुल होना चाहिए, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, कहेंगे भले नहीं। और कितना भी अच्छे से अच्छा पार्टनर मिल जाए, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल दे। बहुत ओवर क्रिटिकल होते हैं रिलेशनशिप को। वीनस हीलिंग का भी कारक होता है। तो ये लोग ना, अब यंग दिखने के लिए बहुत ऑब्सेस होते हैं, इनको लगता है कि हमेशा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इनको ये ऑब्सेशन रहता है। तो कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए करते रहेंगे। कोई ना कोई आयुर्वेदिक हर्ब है, कोई भी हर्ब है, कुछ भी ऐसा जो जो रेजुविनेशन के लिए जो चीजें होती हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए, वो कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, बिना बीमारी के भी। कोई काढ़ा ले रहे हैं, कोई हर्ब ले रहे हैं, कोई जड़ी बूटी, कुछ ना कुछ ले रहे हैं।
वीनस रेट्रो वाले। अच्छा, वीनस रेट्रो वालों का स्पाउस भी जो मिलता है ना, वो भी जिद्दी होता है। कई बार इनके स्पाउस का बिहेवियर ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगा, करें तो करें क्या, कहता कुछ है करता कुछ। और अक्सर ऐसे लोगों के साथ एक दो बार फेलियर होने के बाद ही रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे दो तीन बार ऐसा होगा कि मैरिज की बात चलते चलते फिक्स होते होते एकदम लगेगा कि मैरिज फिक्स होने वाली, तभी बात बिगड़ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और उसका रीजन भी नहीं पता हो। तो एक दो बार मैरिज के प्रपोजल आएंगे, तीन बार कैंसिल होगी, बात बनेगी चलेगी कैंसिल होगी, तब जाके कहीं मैरिज फिक्स हो पाएगा। और ये भी होता है कई बार, जिस पार्टनर से ब्रेकअप हुआ रहता है बाद में वही कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाता है। तो अक्सर ऐसा होगा कि जिससे रिलेशन चल रहा था, ब्रेक हुआ, फिर आया गया आना जाना लगा रहता है कि पार्टनर कम से कम दो चार बार। उसके बाद या तो पूरी तरह जुड़ ही जाएगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। या जुड़ता कम ही है, खत्म ही ज्यादा होता है। बट पार्टनर वापस जरूर आते हैं। जो लोग आपसे पूछते हैं ना हमारा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं, देख लीजिए, वीनस रेट्रो है, सेवन लॉर्ड रेट्रो, तो वापस तो आएगा ही एक बार, भले टाइम पास के लिए, भले आपको फिर से एक बार दर्द देने के लिए, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वीनस रेट्रो वालों को फीमेल से कुछ ना कुछ इशू बने रहते हैं, किसी ना किसी वजह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से फीमेल्स इनकी लाइफ में आती रहेंगी, बट उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बने रहेंगे, भले इनकी गलती हो चाहे ना। केवल बात रिलेशनशिप की नहीं, इन जनरल भी। जैसे सैटर्न वालों को सर्वेंट से समस्या रहती है, इनको फीमेल से समस्या रहती है। कई बार वीनस रेट्रो वालों को ना स्लीवलेस पहनने का बहुत शौक होता है, या छोट कम कपड़े, स्किन दिखाने का शौक। अच्छा, जरूरी नहीं कि शो ऑफ करें स्किन, हो सकता है कपड़े या तो दो एक्सट्रीम होंगे, या तो बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे या पूरे कवर्ड करके रखेंगे बॉडी, चाहे फीमेल्स हो मेल्स हो, जो भी, पूरे तरह फुल कपड़े। बट साइकोलॉजिकली जो लोग पूरा कवर भी करके रखती है ना फीमेल्स, भले वो पूरी तरह कवर्ड करके रखे हुए, लेकिन उनका भी थॉट ये रहता है स्किन शो करने का। कई बार मैंने ऐसी फीमेल्स को देखा हो, कहती कितना अच्छा होता बिना कपड़ों के रह पाते। तो आपने देखेंगे तो लिटरली उन्होंने पूरा कवर, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, पूरा कवर्ड रखते हैं अपने को, बट फिर भी ये थॉट रहता है कितना अच्छा होता कि जो है बिना कपड़ों के घूम पाते। तो वीनस रेट्रो हो, वीनस राहु के साथ तो स्किन शो ऑफ करने का शौक। वीनस रेट्रो वालों को सफाई का भी बहुत पीड़ा होता है, साफ सफाई बहुत पसंद होती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा किसके किसके ऊपर कितना फिट बैठा, पर बैठेगा तो पूरा फिट मुझे पता है। वीनस रेट्रो वालों का ये प्रॉब्लम रहता है। वीनस रेट्रो वालों को ये चाहिए कि रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल होके सोचे, जो चला गया फिर जाने दें, वापस आता है तो भी छोड़ दें। ये ख्याली पुलाव बना पकाना बंद करें कि अरे मेरा पार्टनर वापस आ गया पास्ट लाइफ, अरे वो आगे बढ़ गया आप भी आगे बढ़ गए। पास्ट का मतलब ही पास्ट होता है, फ्यूचर में देखिए अब आप।
और जितना आप सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, सोचने से ज्यादा इम्प्लीमेंट भी कीजिए तो अच्छा है। तो ये मत सोचिए कि आपको सब पता है, दूसरों का एडवाइस भी सुनिए रिलेशनशिप को लेके, अदरवाइज आपसे गलतियां होती रहें। अच्छा, रेट्रो प्लैनेट की एक खास बात ये होती है कि हम गलतियां करते हैं पर हार नहीं मानते। तो 1 2 4 बार गलती करने के बाद हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, तो हम दूसरे को एडवाइस देने लगते हैं। वीनस रेट्रो वाला सबको रिलेशनशिप की एडवाइस देगा, क्योंकि 3 4 बार धोखे खा चुका होता है। टीचर वही अच्छा होता है जो खुद फेल हो चुका होता है। आप देखिए पूरे शहर में IIT PMT नीट के कोचिंग के होर्डिंग लगे रहते हैं, उनमें से हार्डली किसी ने नीट क्वालिफाई किया होगा या IAS PCS का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। ये खुद फेल हो गए हैं, दुनिया को सलाह दे रहे हैं। कोचिंग वही पढ़ाते हैं, टीचिंग वही करते हैं जो खुद फेल हो चुके हैं। तो आप सोचने वाली बात है ना, खुद DM बन जाए, खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो पढ़ाएगा कौन, नहीं बनना चाहता। तो वैसे ही रेट्रो प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट रेट्रो हो जाता है ना, एक टाइम बाद आप उसको लेकर एडवाइस देते हैं। आप देखिए सैटर्न रेट्रो हो जाएगा जिसका, वो कैरियर में सबको एडवाइस देता फिरेगा, 30 35 36 साल की एज के बाद सबको सलाह देता फिरेगा, देखो मैंने भी ये गलती की थी, तुम मत करना, मैंने भी ये किया था, ऐसा मत करना। मार्स रेट्रो वाला सबको प्रॉपर्टी की सलाह देता फिर दूध का दो 3 4 बार धोखे खा चुका, सबको सलाह देता फिरेगा, देखो पेशेंस रखा करो, शांत रहा करो, क्योंकि वो खुद इम्पेशेंट रह के गलतियां कर चुका है। वीनस रेट्रो वाला सबको रिलेशनशिप में सलाह देगा, देखो रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना, कैरियर पे ध्यान दो, ये करो, क्योंकि खुद उसने गलतियां की हैं। जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर रेट्रो तो क्या होता है, जुपिटर रेट्रो होते ये लोग नॉलेज को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं। आप देखिए वो लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ते सीखते रहेंगे ना, वो जुपिटर रेट्रो वाले होते हैं। भले नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, बट फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इस क्लास में जितने लोग हैं आज 205 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से कम 100 से ज्यादा लोगों का जुपिटर रेट्रो, इनको कीड़ा है कुछ ना कुछ सीखने पड़ने। अच्छा, जुपिटर रेट्रो वाले क्या होते हैं, पढ़ने लिखने को लेके बुक्स है, मटेरियल है, कोर्स है, खरीद खरीद रखते रहेंगे, पढ़ नहीं पाते उतना, और नशा होता है, ले लेके रखते रहो रखते रहो। या क्या करेंगे, ले लेके इकट्ठा कर करके रखते रहेंगे, फिर एक पहले तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर एकदम से कहेंगे अब सारा कुछ पढ़ के। गुरु से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, गुरु मिल जाए गुरु मिल जाए, बट गुरु से कुछ ना कुछ, गुरु जल्दी मिलता ही नहीं, मिल भी जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती, क्योंकि जुपिटर फेथ का कारक है, भरोसे का। ये लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, जुपिटर रेट्रो, ट्रस्ट का इशू होता है। अब इनके दो एक्सट्रीम होते हैं, पहले तो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाते, सबको एक्सेप्ट करते हैं। दो एक्सट्रीम होते हैं। कई बार ये लोग रिलीजन और ट्रेडिशन को लेके बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर। मीठा खाने का बहुत शौक होता है, या तो बहुत ही मीठा खाते हैं, या नहीं भी ज्यादा खाते होंगे ना, तो मीठा खाने का रूटीन नहीं सही हो, किसी भी टाइम खा लिया, पता चला सोते समय खा रहे हैं, रात में आँख खुली तो खा लिया मीठा, खाने के बाद खा लिया, खाने से पहले खा लिया, जब मन है तो खा लिया। इसीलिए जुपिटर रेट्रो वालों को डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत है, कफ कोल्ड साइनस का प्रॉब्लम अक्सर है। इनको बच्चों को लेके प्रॉब्लम होता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होता है, या बच्चे हो जाए तो उनसे कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम हो जाता है। जुपिटर रेट्रो हो जाए ना तो ओवर थिंकिंग का भी हैबिट दे देता है, OCD वाला प्रॉब्लम है। खासकर जुपिटर रेट्रो हो या आपका लगन लॉर्ड रेट्रो हो जाए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो प्लेनेट। जुपिटर रेट्रो वाले कुछ भी पढ़ेंगे ना तो एक बार में समझ में नहीं आता,
हर एक चीज को 2-3 बार पढ़ेंगे। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती, तब तक उनको पूरी तरह बात समझ में नहीं आती। तो अगला आदमी एक बार में पढ़ के समझ जाएगा, वो 3 बार में समझ। बट अच्छा ये होता है कि 3 या 4 बार में पढ़ के समझते हैं, पर जब समझते हैं तो उस चीज के बारे में हर एक चीज पता होती है इनको डेप्थ। और ये कुछ भी पढ़ें और कुछ भी सीखें तो उसको डेप्थ में जाना चाहते हैं उस चीज को, इसलिए हर किसी को अपना गुरु नहीं बनाता, बहुत सोच समझ। डाइजेशन का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है। जुपिटर रेट्रो वालों को कई बार लीवर का भी इशू हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम या जॉन्डिस का प्रॉब्लम। वो बच्चे जिनका जुपिटर रेट्रो, अक्सर उनको जॉन्डिस हो जाता है। और जुपिटर रेट्रो वालों के पास नॉलेज बहुत होता है बट उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों जरूरी होता है। ये नहीं केवल पढ़े जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। ये जुपिटर रेट्रो वालों। जुपिटर रेट्रो वाले जब भी कुछ पढ़ेंगे उसको 3 बार चेक करेंगे पढ़ने से पहले। अच्छा, जुपिटर रेट्रो वालों के ज्ञान का तरीका भी अजीब होता है। ये उस सोर्स से नॉलेज गेन करते हैं जहां से कोई नहीं करता, बिल्कुल और। जैसे लोगों ने गूगल इंस्टॉल कर रखा होगा तो इन्होंने कोई और ब्राउजर कर रखा। कुछ ना कुछ अजीब होता है इनका नॉलेज। जितने रेट्रो प्लैनेट होते हैं उसको लेके आप कुछ ना कुछ और बिहेवियर आपका। मर्करी रेट्रोग्रेड की बात कर लेते हैं। मर्करी आपका सिबलिंग्स है, डॉक्यूमेंट है, फ्रेंड्स है, स्पीच है, इनका कारक होता है। मोबाइल, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो मर्करी रेट्रोग्रेड वालों को स्पीच का प्रॉब्लम होता है, या ये बोलते कुछ है लोग समझते कुछ है। अक्सर इनको लोग गलत समझ लेते हैं इनकी बात। डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं डील साइन करना है, कुछ है, कुछ भी है, पेपर वर्क को लेके कोई ना कोई इशू है। ये लोग ऑब्सेस्ड रहते हैं, सोचते रहेंगे हमेशा डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क को लेकर। कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क साइन करना है उसके लिए सोचते रहेंगे, ये करना है मुझे, ऐसे करना है, ये करना है, क्रॉस चेक करना है। बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं एंड में। मरकरी वाले आपको कोई मैसेज करें, ईमेल करें, उसको 2 बार क्रॉस चेक करें कि मैंने सही टाइप किया है कि नहीं, गलत तो नहीं किया मैंने। और कई बार ये क्या होता है कि मेल करने या मैसेज करने के बाद चेक करते हैं, गलत तो नहीं कर दिया। अरे जब कर दिया तो गलती तो होगी, पहले चेक करना चाहिए। चेक करते हैं, करने के बाद आपको पैसा वैसा देंगे, 3 बार गिनेंगे। ऑनलाइन पेमेंट किया, पहले कर दिया, 5,000 करना था, कर दिया, उसके बाद चेक कर रहे हैं 5 ही किया, 50 तो नहीं कर दी। हैबिट होता है क्रॉस चेक करना, क्योंकि जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है ना उसको लेके हम डाउटफुल बहुत रहते हैं। तो मरकरी रेट्रो है तो मरकरी की चीजों को लेके डाउटफुल होंगे। तो क्रॉस चेक करना इनको पता है, लेकिन गलती आप देखिए, पहले नहीं कर रहे, बाद में कर रहे। अरे पहले कर लेना चाहिए। इस क्लास में जिसका मरकरी रेट्रो वो भी ऐसा कर सकता है, ज्यादा 1-2 जीरो ज्यादा लगा के पेमेंट कर सकता है, बाद में क्रॉस चेक कर। मेल है, मैसेज है, कुछ भी करेंगे तो क्रॉस चेक करें।
लेकिन अक्सर ऐसे लोगों के साथ पेपर वर्क डॉक्यूमेंट को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। एटीएम में पता चला एटीएम में पैसे निकालेंगे, एटीएम फंस गया, पैसे फंस गए, कुछ ना कुछ इशू बना रहे। कोई डील साइन की, पता चला साइन कुछ की थी, बाद में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और निकली, बाद में देखना अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था। टिकट कराया, टिकट कैंसिल हो गया। इसलिए देखिए गोचर में जब भी मर्करी रेट्रो हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट को लेकर। आप टिकट करा रहे हैं, पता चला टिकट कैंसिल हो गया, मैसेज किया मेल गलत हो गया। इसलिए मर्करी रेट्रोग्रेड जब हो ट्रांजिट में या गोचर में तो कहते हैं उस समय कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क नहीं साइन करना। जैसे हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने मर्करी रेट्रो में ही जॉब का ऑफर आया, तो मैंने उनसे कहा आप दूसरी जॉब जॉब छोड़ के उसको ज्वाइन करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। हाँ नहीं नहीं सब ठीक है। 2 ही दिन बाद कहा अरे समझ में नहीं आ रहा, हमको तो बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, पर वहां तो काम इस तरीके का छोड़ के चले गए। दोस्तों से कुछ ना कुछ, दोस्तों से पहले तो बहुत अटैचमेंट होगा और दोस्तों से ही अनबन हो जाएगी, फ्रेंड्स का कार्यक्रम। मोबाइल लैपटॉप इनमें कुछ ना कुछ इशू होता ही है, इनके साथ बनाए रहता है। ये हो गया रेट्रो प्लान बकरी। अब एक और इम्पोर्टेंट लेते हैं, 8th हाउस या 8th हाउस। सर एक मिनट 8th थोड़ा शेयरिंग बंद करना। जी सर, कर दिया सर। ओके थैंक यू। जैसे कल मैंने आप सभी को बताया था सर की एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 10 दिन की क्लास आ रही है। सर मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल clear। ये सर की एक 10 दिन की क्लास आ रही है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये 21 फरवरी को चालू होंगे और 2 मार्च तक चलेंगी। इसका जो टाइम है रात के 9:01 से चालू होंगी और 10:30 बजे के आसपास चल देंगी। रोज की 1.5 घंटे के आसपास क्लासेस रहती है हमारी ये। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 3333 है, 3,333 रुपए। लेकिन जो आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 2500 रुपए रहेंगे, 2,500। इसके साथ और एक चीज हम आपको एडिशनल बोनस दे रहे हैं। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की 1 दिन की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको फ्री दी जाएंगी अगर आप पेमेंट आज करते हो तो। वो भी पीयूष दुबे सर की चाहे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्लास, जो 1 डे क्लास थी, 5 घंटे का सेशन है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा अगर आज पेमेंट आप लोग करोगे तो। इसके जो कंटेंट है तो सर बता दीजिए थोड़ा। हाँ जी, ठीक है। जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास है उसमें हम फाइनेंस का पूरा पार्ट कवर करेंगे कि जैसे कहाँ किस फील्ड में आप पैसा, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब से आएगा, बिजनेस से आएगा, आईटी सेक्टर से आएगा, किस एरिया से आप सबसे ज़्यादा वेल्थ अपने लाइफ में बनाएंगे। उस वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम कहाँ क्या कैसे सीखें। उसके लिए हमें वेल्थ बढ़ाने के लिए कैसे अपना नेटवर्क सर्कल बढ़ाना है, ये चार्ट से कैसे देखें। किससे कम्युनिकेट करना चाहिए वेल्थ बढ़ाने के। हमारा पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, पैसा हमारा किसके कंट्रोल में। जैसे बहुत सी फीमेल्स अर्न करती हैं बट बिना हस्बैंड से पूछे खर्च नहीं कर सकती। पैसे के लिए जो हम डील करते हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे बहुत बार चेक बाउंस हो गया, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। डील किया, डील में प्रॉब्लम हो गया। शेयर मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैसे हम समझें। और हम देखेंगे कि लोन लेते हैं तो पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसके अलावा हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए टाइमिंग देखेंगे, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांस। और फाइनेंशियल ग्रोथ और लोन के पेमेंट के लिए रेमेडी क्या करें, पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको पाने के लिए क्या रेमेडी करें, ये सारा चीज़ हम कवर करें और विद एग्जाम्पल चार्ट। और जिसको बेसिक नहीं आता वो भी ज्वाइन करें, हम पूरा बेसिक से कवर करें, आप ही समझ जाइए। ओके। ठीक है थैंक यू सर। तो ये से मैंने आपको बताया आप सभी लोगों को, अगर आज आप पेमेंट करोगे रात के 12 बजे तक तो आपको जो फीस रहेंगी आपकी 2,500 रहेंगी आपके लिए फीस, 2,500। उसके अलावा और एक बोनस मिलेगा, जो पेमेंट आज करेंगे उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो पीयूष सर की 1 दिन की क्लास है, 5 घंटे की रिकॉर्डिंग सेशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो भी आपको गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। इसके इस, इसके अलावा एक हमारी मोबाइल एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है जो कल से चालू हो रही है। इसमें आपके जो मोबाइल नंबर आपको सूट करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो इतनी भी चीजें रहेंगी, ये प्रोफेशनल क्लास है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर 5 दिन की। ये भी कल से चालू हो रही है। इसकी जो फीस है 999 है, 999 रुपीज। ये 16 से 20 तारीख तक 1 लाख चलेंगी। उसके अलावा हमारी और एक दिन की सिंगल 1 डे की क्लास आ रही है रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर।
आपको लगता होगा सिर्फ रिस्ट वॉच पहनते हैं, लेकिन जो अपना जो रिस्ट वॉच पहनते हैं उसको देख के भी अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपके घर में जो वॉल क्लॉक लगी है उसको देख के बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन भी रहती है। इसके ऊपर भी एक कमिंग संडे को 19 तारीख को एक 5 घंटे की क्लास आ रही है, वन डे की। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 750 रुपए। आपको इसके तीनों क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होंगी, कोई डाउट होंगे, कोई क्यूरी होंगी, तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बाकी डिटेल ले सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। मेरा नंबर है 9990369555। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी सेम है, जो देशनी स्टार के नाम से है। जिनको इंटरेस्ट हो हमारा स्क्रीनशॉट ले सकता है, और पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। लेकिन आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो ऑफर है 2500 वाला, ये सिर्फ आज रात तक वैलिड है। इसके जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी आपको आज ही फ्री मिलेंगी। इसकी जो कल से फीस रहेंगी वो 3333 रहेंगी, क्योंकि 10 दिन की क्लास है, बड़ी क्लास है। हाँ सर, चालू कीजिए आगे का। थोड़ा हैंड डाउन कीजिए रंजना जी, बाद में आपके डाउट लिए जाएंगे, अभी चैप्टर बचा है। 8th हाउस देखते हैं। 8th हाउस से 8वां भाव होता है हमारे सीक्रेट्स का और मिस्टेक्स यानी गलतियों का। तो देखिए 8th हाउस में जो साइन है प्लेनेट होगा उसके सिग्निफिकेशन आप देखिए, वो चीजें आपकी लाइफ में सीक्रेट रहती हैं या आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। जैसे किसी का वीनस है, वीनस रिलेशनशिप का कारक है, तो जो साइन आ जाए 8th हाउस में और जो प्लेनेट आ जाए, उस प्लेनेट के कारक तत्व भी देखने और लॉर्डशिप भी देखने। जैसे वीनस आ गया तो वीनस रिलेशनशिप का कारक है, तो इंसान रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट रखेगा। ओके, जैसे हम इस चार्ट में देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे वीनस है 8th हाउस में, तो इंसान रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट रखे। बट 8th हाउस मिस्टेक्स का भी है, इसी सीक्रेट की वजह से गलतियां भी होती हैं, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिस्टेक या गलती भी करेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेके सीक्रेट रखना चाहेगा, बट स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट को लेके बट गलतियां भी करेगा। मरकरी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क है, पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट को लेके भी गलतियां करेगा, बट सीक्रेट भी रखना चाहिए। उसके अलावा वीनस 7th लॉर्ड है, तो 7th हाउस भी रिलेशनशिप का हो गया। उसके अलावा वीनस आपका 12th लॉर्ड है, तो बेडरूम लाइफ, 12th हाउस बेडरूम का, तो बेडरूम लाइफ की सारी बातों को सीक्रेट रखना पसंद करेगा। तो 8th हाउस में जो साइन है प्लेनेट आ जाए, उस प्लेनेट के कारक तत्व देखिए, वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है वो देखिए, उन चीजों को इंसान सीक्रेट रखना चाहिए। और उसी एरिया में वो गलती भी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें सब पता है। तो उन चीजों को आप सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, या दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार हमको लगता है कह रहे ये चीज हमसे छुपाई गई। जैसे वीनस 8th हाउस में ना, तो मैरिज के बाद इसको लगेगा कह रहे रिलेशनशिप में हमसे तो ये बात बताई नहीं गई थी, पहले बताई गई होती तो करते ही नहीं शादी। तो हम उसको छुपाना भी चाहते हैं और गलतियां भी करते हैं। और दूसरा एक पॉइंट ये भी होता है कि गलती ये होती है, हमको लगता है कि अरे हमको तो ये चीज बताई नहीं गई थी इसलिए गलती हुई। एक्चुअली आपको बताया गया था, दिखाया गया था, आपने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो जो प्लेनेट आ जाए उसके कारक तत्व लीजिए, उसकी लॉर्डशिप लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कारक तत्व तो इंक्लूड कर दिया, लॉर्डशिप आपको अपने चार्ट से देखनी पड़ेगी। वीनस 8th हाउस में, तो इंसान रिलेशनशिप में इसके कुछ ना कुछ सीक्रेट रहेगा, और रिलेशनशिप को लेके वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मरकरी 8th हाउस में, तो डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर रहेगा लाइफ, और एजुकेशन को लेके, और इंसान एजुकेशन या पेपर वर्क में कोई ना कोई गलती भी करेगा। मार्स 8th हाउस में आ जाए तो प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट रहेगा, या भाइयों को लेके, और प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। मून 8th हाउस में आ जाए तो हेल्थ को लेके या मदर को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेटिव, और हेल्थ में ही कुछ ना कुछ गलती भी करेंगे। सन आ जाए तो गवर्नमेंट, फादर, जुपिटर आ जाए तो नॉलेज और गुरु को लेके, सैटर्न आ जाए तो कैरियर को लेके, राहु आ जाए तो फॉरेनर को लेके, केतु आ जाए तो स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट को लेके। तो 8th हाउस में जो प्लेनेट आ जाए उसके लॉर्डशिप और कारक तत्व देखिए, वहां पे वो चीजें आपसे हिडन रहती है, छुपी रहती है, और वहीं पे आपसे गलती भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छुपी नहीं रहती, कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं देते। तो इसका रेमेडी है कि 8th हाउस में जो साइन है प्लेनेट है उसको लेके दूसरों से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि वहां पे गलती इसलिए होती है कि जब कोई आपको एडवाइस देता है ना, तो आप लेना नहीं चाहते, आप सोचते हो आपको सब पता है, क्योंकि आप खुद छुपाना भी चाहते हो कि अरे किसी को पता ना चले और मैं ये काम करूँ। तो जैसे वीनस है, तो मैरिज से पहले मुहूर्त जरूर लीजिए,
रिलेशनशिप फिक्स करने से पहले और लोगों से एडवाइस ले लीजिए। इसी तरीके से मरकरी है तो पेपर वर्क डॉक्यूमेंट को लेकर एडवाइस लीजिए, डॉक्यूमेंट ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर अपने सीए से या जिससे भी एडवाइस लीजिए। इस तरीके से जुपिटर है तो गुरु बनाने से पहले एडवाइस जरूर लीजिए, कहीं गुरु धोखा तो नहीं दे रहे हैं या गुरु को लेके आप धोखा तो नहीं खा रहे। नॉलेज में एडवाइस जरूर लीजिए इस तरीके से। तो ये 8th हाउस हो गया, तो यही पार्ट था जो मुझे कवर करना था। ठीक है, काफी चीजें मैंने कवर की, अब 1 बाय 1 आपका क्वेरी ले लेते हैं। तो जिनको भी क्वेरी डाउट होगा है हैंड रेस कीजिए, जिनके भी डाउट है हैंड रेस कीजिए, और क्वेश्चन टॉपिक पे रिलेटेड लाइए। अपना पर्सनल चार्ट हम किसी का नहीं देखेंगे। जो पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसके भी डाउट आप पूछ सकते हो, लेकिन आपके डाउट स्पेसिफिक होना चाहिए, तो अपने क्लास को रिलेटेड होना चाहिए। मेरे भाई का चार्ट, मेरी बहन का चार्ट मत पूछिए बस। डॉक्टर रंजना जी बोलिए। सर मैं एक्चुअली 6 मंथ्स का कोर्स भी कर रही हूँ जिज्ञासु सर के साथ, तो जी। क्या हाँ। ये कोर्स जो है ये अलग है कोर्स? ये बिल्कुल। दीदी ये पूरा अलग कोर्स है, ये जिज्ञासु सर की क्लास में कवर नहीं होने वाला है ये। अच्छा, तो ये सर जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 2500 हम इनकम देते हैं, तो हमको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये दोनों जी। इन डेप्थ, जी तो जी फिर बिल्कुल। उसके हाँ बाद जी। उसके आगे और कोई कोर्स नहीं है, तो कंप्लीट है अपने में। जी और मतलब उसके साथ 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो भी करना चाहिए। जी हाँ, वो भी करना चाहिए क्योंकि ये पूरा एक्स्ट्रा कोर्स है। इसमें हाँ 6 हाँ मंथ का जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है। जिज्ञासु हाँ, सर की क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं एनरोल करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सरिता जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, जी बहुत नमस्ते। अच्छी क्लास रही सर। आप थैंक यू। ग्रह अष्ट के बारे में भी बता रहे थे, कल बोले थे कि कुछ बताएंगे। हाँ मैंने कोशिश किया था लेकिन वो कवर करना मुश्किल है, फिर वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, जितना वो हो भी सकता था उतना मैंने इम्पोर्टेंट है कोशिश। ना सर, बेसिक में तो। हाँ इम्पोर्टेंट है, चलिए फाइनेंशियल वाले में कवर कर हफ्ते पे, ठीक है। 10 दिन का क्लास है। और सर आपने जो भी बोला ये वक्री ग्रह के बारे में, जुपिटर के लिए एकदम परफेक्ट बोला, बहुत कुछ मिल रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास रही, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू। कम्बस्ट प्लेनेट के बारे में, अस्त ग्रह के बारे में जिनको डाउट है तो मैं फाइनेंशियल वाले कोर्स में उसको कवर कर दूंगा। अब यहाँ इतना कंटेंट ऑलरेडी हो चुका था कि नहीं होगा, कर देंगे। ठीक है। नविता आचार्य बोलिए। सर आपने जो ये राहु का किया, फॉरेनर वाला क्या बोला, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइएगा। 8th हाउस में राहु है तो फॉरेन को लेके जो है आपको गलतियां हो सकती है। ठीक है, फॉरेन जाने को लेके, फॉरेन में गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले एडवाइस ले लीजिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, फॉरेन चले गए नौकरी करने किसी काम से, बाद में वापस आ रहे हैं, अरे जो सोच के गए थे वैसा हुआ नहीं। तो जाने से पहले एडवाइस ले लीजिए, पता कर लीजिए। और केतु का क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता में जाने से पहले तो कुछ भी उसमें क्या मतलब छुपाना क्या होगा, मतलब समझ में नहीं आया। छुपाना नहीं, मतलब हमसे कोई चीज हिडन रह जाती है, दूसरा कोई छुपा रहा होता हमको लगता है, या हम खुद छुपाना चाहते हैं। जैसे केतु 8th हाउस में है, तो पता चला अपने आप ही मंत्र कर रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग कर रहे हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, पता नहीं, हमको लग रहा है हमें पता है, फिर बाद में हमसे गलती हो गई। तो बेटर है कि पहले एडवाइस लीजिए किसी गुरु से या जिससे भी। अच्छा अच्छा। और सर वो ये जो भूल गई, क्या पूछना था। कोर्स आप याद कीजिए, हम आते हैं। मीनाक्षी जी बोलिए, मीनाक्षी सक्सेना। हाँ सर, राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने बताया कि मंगल वक्री होगा तो वो जो है बहुत तेज हो जाएगा और शनि वक्री होगा तो स्लो हो जाएगा, तो क्या ये अपनी प्रकृति के अनुसार जो ग्रह हैं अपनी प्रकृति के अनुसार होंगे? बिल्कुल। अच्छा, मतलब शनि अगर वक्री है तो हम ये नहीं समझेंगे उसे कि वो तेज चलेगा और ज्यादा, बल्कि वो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा आपने बताया स्टेशनरी प्लेनेट के लिए, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? वो डिग्री चार्ट से में दिया रहता है, जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है इस चीज में। अच्छा ठीक है बहुत सर। कम लोगों के चार्ट में मिलेगा, बहुत कम। अच्छा सर। अच्छा सर, दूसरा ये कि अगर दो प्लेनेट एक ही भाव में अगर वक्री हैं, जैसे बृहस्पति और शनि एक ही भाव में वक्री हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे? जो प्लेनेट की क्वालिटी बताई वो यूज कीजिए। दोनों एक साथ में एक ही भाव में? हाँ हाँ, क्या हुआ, तो किसी भी भाव। अगर ऐसे है कि लग्नेश जो है वक्री होकर सप्तम में बैठा है और सप्तमेश वक्री होकर लगन में बैठा है, हाँ हाँ, तब क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों प्लेनेट की अलग अलग क्वालिटी यूज कीजिए। और जिस भाव में वक्री प्लेनेट बैठे होते हैं वहां कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहती है, स्टेबल नहीं रहती चीज।
नहीं, बस ये अगर समझ। सप्तमेश वक्री होके लगन में चला गया और हाँ, लग्नेश कोई वक्री होके सप्तम में आ गया, क्या इशू है उसमें? लग्नेश या सप्तमेश कोई ग्रह होगा ना जो मैंने बताया इनमें से, उसकी हाँ क्वालिटी यूज वो कीजिए बस। अच्छा, वो वहां वहां उस जगह पे मतलब वो गलती करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अंजलि जी बोलिए। हाँ जी सर, राधे राधे सर। जी मैं राधे राधे। रेगुलर हूँ आपकी क्लासेस में तो बहुत। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने राहु केतु का बताया था, तो अगर केतु हमारा रेट्रो है तो राहु का क्या रहेगा? राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं। सर अगर न्यूट्रल उसमें अगर कुंडली में किसी के न्यूट्रल आ रहा है या जो भी आ रहा है मगर न्यूट्रल न्यूट्रल आता ही हमेशा रेट्रो रहते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ज्यादा स्टेशनरी मिलेंगे, बस आगे नहीं मिलेंगी फॉरवर्ड मोशन। बाकी प्लैनेट फॉरवर्ड मोशन में। तो इनका इफेक्ट सेम रहेगा? इनका तो एज इट इज रहेगा, जो हमेशा ही टेढ़ा होता है उसकी क्या बात करनी, उसको तो हम ठीक नॉर्मल मान लेते हैं ना। जो नॉर्मल से कभी टेढ़ा हो रहा हो तो ध्यान देते हैं, अरे ये तो ऐसा था। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू सर। मैम। हंसारा जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते। जी आपने सर, आप बहुत डिफरेंट बताया, आपने रेट्रो के लिए बहुत एक्यूरेट हुआ है सर। सर एक चीज पूछनी थी, अब जो ये जो नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रेट्रो प्लैनेट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा जा सकता है? कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल रेमेडी है कि उस चीज को लेकर सोचे नहीं इतना, जितना सोचे उतना इम्प्लीमेंट भी करें, सोचते ही रह जाते हैं केवल। मतलब प्रैक्टिकली फिर उसको, एजुकेशन है तो यस। उसे यूज करें, और अगर जी करियर में है बिल्कुल। तो फिर उस तरीके से चले। बिल्कुल। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आईफोन। आईफोन मैम। निधि गुप्ता बोलिए। राधे राधे सर। जी राधे राधे राधे। राधे बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, 8th हाउस में अगर डेबिलिएटेड राशि के साथ प्लैनेट हो, जैसे एरीज के साथ सैटर्न हो, तो क्या वो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है? नहीं ऐसा बस वो स्लो रिजल्ट देगा? तो सर यहाँ पर नहीं। डेबिलिएटेड का उसमें क्या, हम कैसे उसको समझेंगे? डेबिलिटेटेड का 8th हाउस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सैटर्न डेबिलिटेटेड है 8th हाउस में। ओके, तो इंसान हाँ का डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है, ठीक है। कैरियर में एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे बस। ओके। अच्छा सर, एक चीज और सुनिए कि जुपिटर अगर 8th हाउस में होता है तो वो इंसान लाइफ में भटकता रहता है, क्या ये सच है सर? हाँ इसीलिए, क्योंकि जो कुछ हद तक सच है, क्योंकि जुपिटर गाइडेंस का कारक है, तो इनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, 8th हाउस मिस्टेक्स का है ना, या ये सही गाइडेंस खुद लेना भी नहीं चाहते। अच्छा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी रहते हैं ये हाँ, लोग? इनको आप गाइड करें तो मानेंगे नहीं ना जल्दी, इनको हाँ लगता है हमें तो सब पता है। गुरु ठीक सही है। नहीं मिलते, ये हमेशा गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते अच्छा, या फिर अपनी नॉलेज अगर कहीं से गेन करेंगे तो किसी को बताएंगे नहीं, बस चुपचाप से पढ़ना पसंद करेंगे। हैं। हाँ, इनके पास हिडन नॉलेज बहुत सारा होता है, हाँ इनको जी। सीखना पड़ेगा कि देना चाहिए। जी सर, एक चीज और कि सर अगर मार्स की एमडी या एडी कुछ होती है तो उसके अंदर क्या हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी? नहीं नहीं, या करना ही क्यों, ज्यादा है करना? क्या खून? अगर है तो वैसे करना अलग बात है, किसी को प्रॉब्लम है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सर जैसे मैंने एक्चुअली किसी का केस था कि उनका मार्स की एमडी चल रही थी और उन्होंने ब्लड डोनेट करा और उनका बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट हो गया था। हाँ तो क्या जरूरत है, उन्होंने ये सब लाल किताब के रेमेडी है, लेकिन ऐसे नहीं काम करते। ब्लड उन्होंने डोनेट किया था कि मार्स का इफेक्ट निगेटिव नहीं आएगा, तब भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा, और सर अगर किसी की मैम नीति जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। आदिश्री जी आप बोलिए। हाँ दीदी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है आदिश्री Hello. जी। हाँ जी। हाँ बोलो। Yeah. What I wanted to ask is, when Saturn is retrograde and he has this Shasha Yoga also, like for Simha Lagna, when he is in Kumbha Rashi, Shasha Yoga will come, right? Because that is the 7th house. So how will the इससे effect सैटर्न be? रेट्रोग्रेड के इफेक्ट में कोई चेंज नहीं है, वो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा जो मैंने बताया रेट्रोग्रेशन। पूरा नहीं है, but see, generally if Saturn is in 7th, सी that person marriage will be delayed or anything will be delayed, नहीं, right? ऐसा Like, ऐसा कुछ but नहीं, that person ऐसा कुछ नहीं। got married early. सी 7th. 7th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना।
आपको लगता है yeah. डिले होगा? नहीं डिले होगा। रीजन क्या है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो एक पार्ट कवर किया गया। रेट्रो प्लैनेट अभिनय से पीछे हाउस का रिजल्ट देते हैं। 7th हाउस में रहता तो रेट्रो नहीं होता तो डिले करता, बट चूंकि रेट्रो हो गया तो 6th हाउस में भी चला जाएगा, दोनों हाउस का रिजल्ट देगा, तो उसके इफेक्ट कम हो गए 7th हाउस। ये सेविंग ग्रेस हो गया, इसलिए डिले नहीं हुआ। डिले नहीं हुआ, ओके। जी। हाँ हाँ, ओके। And if you also mentioned, somebody asked about a retrograde planet in the same house. But my question here is, Saturn is retrograde in the 3rd house and Buddha is retrograde in the 9th house. Then there is a negative effect from that person's siblings and father, is it? यस, उनसे कुछ ना कुछ ट्रबल रहेंगे। That means that person has some karmic debts Yes. towards the sibling and as well as father. Yes. Okay. आप म्यूट हो गए मैडम। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर सारे टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ में आया। कल जो आपने एक टॉपिक पढ़ाया था आत्मा कारक देख के उनका इष्ट देव चेक करना है, तो इसमें राहु केतु का भी नहीं, हम केतु को नहीं लेना, सिर्फ राहु लेते हैं, मैंने बताया। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं। सर आप म्यूट हैं। सरिता जी आप बोलिए। सरिता जी खुद को अनम्यूट कीजिए। सरिता जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, ये नहीं, यदि लग्न में केतु बैठा और लग्न में 3 नंबर मतलब बुध की राशि का जो है बुध 8th हाउस में चला जाए तो क्या होएगा जातक का? ऐसे इंसान कंफ्यूज रहते हैं, गलतियां बहुत करते हैं, इनके डिसीजन मेकिंग हमेशा खराब रहती है। केतु भी लग्न में है और उसका स्वामी जो है वो 8th में है, तो फिर उसके लिए हाँ। क्या उपाय करेंगे? इसके लिए गणेश जी की ठीक है, बोलो बोलो। गणेश जी की पूजा कीजिए, शिवलिंग पे सफेद तिल से अभिषेक कीजिए। सफेद तिल से। जी ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। लता जैन जी आप बोलिए। हाँ अजय जी नमस्कार, दुबे जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो बताया था जो भी ग्रह ज्यादा डिग्री का हो सबसे ज्यादा, तो सर ज्यादा डिग्री के ग्रह को तो हम लोग वृद्धावस्था बोलते हैं ना, तो अंश से देखना है कि वो कहाँ पे स्थित है। हाँ लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ उसको नहीं ऐड करना, दो कॉन्सेप्ट मिक्स मत कीजिए, ठीक है, जो मैंने बताया। अच्छा, और दूसरा ये कि यदि कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है तो उसकी दृष्टि को मतलब उल्टी दिशा में देखेंगे? नहीं उल्टी दिशा में क्यों देखेंगे, ऐसा कुछ जैसे मान लीजिए शनि, नहीं, जैसे का कुछ है ही नहीं, जब देखना ही नहीं उल्टी दिशा में तो क्यों देखें। अब इसमें उल्टी जैसे दिशा में नहीं, वैसे मतलब उसकी दृष्टि जैसे वैसे ही रहेगी। बिल्कुल। जी थैंक यू सर। मीनाक्षी शर्मा जी बोलिए। सक्सेना जी, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी सक्सेना। रचना पवार आप बोल दीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो पवार मैम बोलो। हाँ सर नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि 3rd हाउस में मार्स अगर रेट्रो हो 4 नंबर राशि के साथ में, पर उसकी डिग्री 0 हो तो क्या होगा सर? मार्स के इफेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, जो बताएं वो ट्राई कीजिए। मैं डिग्री अगर ऐसा कोई इशू होता तो मैं बता देता। और कम्बस्ट होता तो क्या होता है सर? कम्बस्ट एक अलग टॉपिक है, देखिए मैंने सोचा था लेकिन बड़ा टॉपिक आएगा, हम अपने मैं उसको कोर्स में कवर कर दूंगा फाइनेंशियल। ओके सर, थैंक यू सर। क्यों मैम। अब बोलिए मीनाक्षी जी। हाँ सर, वक्री ग्रह की दृष्टि जो है, अशुभ ग्रह जो है वक्री हो और उसकी दृष्टि कैसी मानी जाएगी, और शुभ ग्रह वक्री हो तो दृष्टि नहीं, दृष्टि वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। दृष्टि शुभ हो या अशुभ, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ रहेगी, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ मानी जाएगी।
जी हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, हाँ मैम, थैंक यू। नीना मित्तल बत्रा जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट लगन में आएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? जो प्लेनेट रेट्रो है, हाँ रेट्रो प्लेनेट लगन में आ गया तो इंसान का हैबिट हो जाएगा ओवर थिंकिंग का, सोचता ज्यादा है, कंफ्यूजन में ज्यादा रहेगा, डाउट ज्यादा, ओसीडी का और प्रॉब्लम सर हो एक सकता जी जी, जी। और एक चीज और सर, आप अभी बता रहे थे कि बैक वाले प्लैनेट पे भी कुछ इफेक्ट आएगा, वो एक बार फिर बताइएगा। बैक वाले प्लेनेट का नहीं बोला था अभी आप कुछ आपने। कह रहे थे ना पीछे कुछ। वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि रेट्रो प्लेनेट जिस भाव में बैठा होता है वहां का भी असर देता है, अपने से पीछे भाव का भी। अच्छा, हम्म। दोनों का कंबाइंड देता है। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रिया जी बोलिए। ओम साई राम सर। ओम साई राम। साईराम। सर एक्चुअली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये 8th हाउस में है ना, सैटर्न के ऊपर है ना वी साइन बना हुआ है, उल्टा वी, उसका क्या मतलब होता है? वो कम्बस्ट का साइन, कम्बस्ट। ओ, तो कम्बस मतलब अच्छा होता है कि बुरा होता है? नहीं, अच्छा बुरा नहीं होता, कोई कुछ भी अच्छा है बुरा नहीं होता, हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। अच्छा, और सर अगर ये जैसे आपने बताया राहु और केतु दोनों के ऊपर स्टार साइन है, दोनों रेट्रोगेट है मतलब, तो केतु जो है वो 4th हाउस में है, मदर के हाउस में, और राहु जो है वो 10th हाउस में है, मदर इन लॉ के हाउस में। तो एक्चुअली माय मॉम बहुत जल्दी वो एक्सपायर हो गए, तो क्या केतु 4th हाउस में था, इसके लिए उसको कनेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से? नहीं, ये एक रीजन है, पर उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके ओके सर। और नेपच्यून सर 12th हाउस में अगर रेट्रो है, अरे उसमें अरे नेपच्यून अरे, के ऊपर 12th हाउस में है। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो हम नहीं देखते वैदिक। ठीक ओके, है, तो कोई और वैसे मतलब भी नहीं। वो जब देखते हैं तो मंडेन का पार्ट है, पर्सनल चार्ट के लिए नहीं देखते। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जिनका कैमरा चालू उन्हीं का पहले नंबर पे लेंगे, बाद में बोलना मत कि मेरा नंबर पहले नहीं आया। डॉक्टर रंजना जी बोलिए। इनका हो चुका है। सर मेरा हो गया है सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक तो है, ठीक हैंड है डाउन। मैम। शेखर देसाई आप बोलिए, शेखर देसाई जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो सर। जी हेलो। सर 8th हाउस में चंद्रमा के बारे में आप बोल रहे थे कुछ हेल्थ को लेके, तो वो समझ में नहीं आया। तो आपने हेल्थ को लेके गलतियां करते हैं, जैसे कुछ हेल्थ इशू हो गया, तो पता चला खुद से मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, ये हैबिट होता है। इस तरह की गलतियां ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू। धनराज के जी बोलिए। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। जी नमस्ते सर, ये मकर लगन में सूर्य और मंगल का क्या मतलब ये फल है? मकर लगन के लिए फल है कि मकर में बैठे हैं तो फल? मकर में बैठे हैं सूर्य मंगल। सूर्य मंगल बैठे हैं तो सूर्य मंगल किस भाव के लॉर्ड है? सूर्य जो है 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th लॉर्ड लगन में आ गया तो इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत रहेंगे, इंसान का डिसीजन मेकिंग खराब होगा। ठीक है। हाँ, और ये मंगल साथ में मंगल मंगल किस है। हाँ, मंगल किस हाउस का लॉर्ड है? मंगल जो है 10, 11, 12, 1 4th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, मदर से बहुत अटैचमेंट होगा, प्रॉपर्टी को लेके अटैचमेंट होगा, बट प्रॉपर्टी को लेके गलतियां भी करेंगे, इनहेरिटेंस मिलने के चांस। और लाभ स्थान का भी है, आय 11वें भाव का भी है। हाँ, तो लाभ भी होगा, बिल्कुल इनकम पे फोकस रहेगा। अच्छा, और ये राहु केतु की तो दृष्टि रिट्रोगेट मतलब ये वक्री बोलते हैं ना राहु केतु को। हाँ, तो क्या? तो इनकी पीछे से गिनेंगे या आगे से गिनेंगे? नहीं, आगे से ही। अच्छा, आगे ही देखेंगे, नहीं दृष्टि आगे होगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू। निशा जी बोलिए आप। हेलो सर। हेलो। अगर 8th हाउस में अगर सैटर्न हो और मतलब आपने जो बोला कि 8th हाउस जो मिस्टेक का होता है, तो वैसे अगर मतलब कोई अगर योग बनते जैसे कि बुधादित्य योग होता है, तो क्या उस पे भी इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेनेट देखिए, योग नहीं। जैसे कि इंडिविजुअल प्लेनेट की क्वालिटी देखिए, वहां पे गलतियां करेंगे, योग से कोई लेना देना। सन है तो सन को लेके गलतियां करेंगे, मरकरी है तो मरकरी, दोनों को देखिए, दोनों को लेके गलती। नो सर, मतलब जो बुधादित्य योग वो मतलब 10th हाउस में है, तो अगर 8th हाउस में आपने जैसे बोला कि सैटर्न होता है, तो सैटर्न करियर में मिस्टेक करता है। हाँ तो बिल्कुल जैसे कि उस पर भी इफेक्ट नहीं, उस पर करेगा? इफेक्ट नहीं है, उस पर इफेक्ट नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। प्रतिभा जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। पीयूष जी, एक तो ये बात बताइए, आपने कहा है कि बुजुर्ग से प्रॉब्लम होगी अगर सैटर्न रेट्रोगेट है, किस तरह की प्रॉब्लम होगी? मतलब उनसे टर्म्स कुछ खट्टे मीठे ही रहेंगे, बहुत कॉर्डियल नहीं रहते।
ओके सर, अच्छा एक बताइए, बुध अस्त और रेट्रो दोनों हो जाए तो? हमने रेट्रो का बता दिया, आज तो मैंने कहा ना नहीं सुनी। नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर वो। नहीं, ज्यादा नहीं करेगा। अच्छा एक और बताइए कि अगर 5th हाउस में गुरु रेट्रो है, 6th हाउस में मंगल रेट्रो है, 7th हाउस में शनि रेट्रो है। तो सबके फल मैंने बता ही दिए ना। नहीं पढ़िए। नहीं, फल तो आपने बता दिए, मतलब 5th हाउस का जो गुरु है वो 4th हाउस का भी देगा, हाँ बिल्कुल और से जो 6th हाउस का मंगल है वो 5th हाउस का भी देगा, बिल्कुल और 7th हाउस का जो शनि है वो 6th हाउस का भी देगा, मतलब तीनों बिल्कुल। ऐसे हुए। यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट सर। जी हाँ, वर्षा गुंडे जी बोलिए। वर्षा गुंडे। आनंद शर्मा जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी बोलिए। ये 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो भी सेम इफेक्ट रहेगा? नहीं नहीं, एस्पेक्ट नहीं। ओके। और ये वीनस 8th हाउस में है और भाव 5वां भाव है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? तो वही मैंने बताया ना, रिलेशनशिप में गलतियां होंगी, ध्यान रखिए। गलतियां मतलब वो चीट करने वाली या उनसे चीट होगा ऐसे? बिल्कुल। तो रिलेशन और 8th हाउस का कैसे कनेक्शन बोल रहे हैं? 8th वीनस हाउस है एक सेकंड, 8th हाउस गलतियों का, वीनस रिलेशनशिप का कारक है। अच्छा, इसके लिए उसमें गलती। जी थैंक यू। आनंद शर्मा जी बोलिए। प्रणाम सर, पीयूष सर। जी प्रणाम। मैं ये बोल रहा था कि जैसे मेरा जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, वीनस भी रेट्रोग्रेड है, तो आज आपने जो भी बताया सर बिल्कुल एकदम सही बताया। एक Thank और you. चीज पूछनी थी सर कि जैसे अगर कोई भी प्लेनेट हमारा रेट्रोग्रेड होता है तो उसे क्या हम इस जन्म का ऋण समझ सकते हैं? जैसे गुरु अगर मेरा रेट्रोग्रेड है तो इस जन्म में हाँ। मुझे गुरु के लिए काफी करना पड़ेगा, और जैसे वीनस अगर रेट्रोग्रेड है तो स्त्री के लिए या जो भी पत्नी होगी उसके लिए काफी बिल्कुल। करना पत्नी के पड़ेगा, लिए है ना? करना पड़ेगा, दूसरे की स्त्री के लिए नहीं। हाँ, जी नहीं तो सर। नहीं तो तुम सोचोगे स्त्री के लिए करना है, पूरा घर दिखा जाऊंगे उसको। पत्नी बेटी माँ बाप माँ उसके ऊपर कीजिए। जी सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ गरिमा जी बोलिए। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा सवाल है कि जैसे अगर आपने 8th हाउस का बताया और अगर 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ साइन है, तो जो भी उसका लॉर्ड है वो, जैसे अगर मर्क्यूरी है तो एक तो हम मर्क्यूरी के बारे में देखेंगे, और वो कहाँ पे बैठा है वो भी इफेक्ट जी देगा। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पार्वती जी बोलिए। हाँ सर, एक तो लाइक कल की तरह आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली जो रेट्रोगेट नहीं है उसके भी क्वालिटीज मुझे ऐसे लग रहे थे कि है एक्चुअली, विदाउट द प्लैनेट बीइंग रेट्रोगेट आल्सो ना, वो ही सब दिख रहे थे। एक डाउट था, ये जो आपने 8th हाउस राहु का जो बोला था, ये फॉरेन, ये मींस इट्स लाइक इफ सपोज अ पर्सन इज नॉट गोइंग ऑन समवेयर, लाइक वो कहीं फॉरेन जा ही नहीं रहा है, तो देन ही डजंट हैव टू वरी ओनली अबाउट एनी हाँ काइंड। बिल्कुल, तब कोई बात नहीं। Then and even if you're going for foreign travel also you have to be careful, means जी about everything. Okay, thank you so much sir. थैंक यू मैम। चंदन जी बोले। चंदन जी। हेलो, नमस्ते सर। जी 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 सर, छोटा सा ये क्वेश्चन है कि अगर इष्ट देव देखना हो तो राहु को कंसीडर तो करेंगे, लेकिन अगर राहु उस पर उच्च नहीं हो, सपोज राहु का नंबर है 8 दिया हुआ है, 8 और 9 डिग्री का है, तो उसको हम पहले 30 में से माइनस करके फिर उसको देखेंगे या डायरेक्ट ही डिग्री देख लेंगे? 30 से माइनस करने के बाद में उच्च का होगा तो फिर इष्ट देखेंगे। या जी। और सर दूसरा ये है, अगर जुपिटर मरकरी वक्री हो तो बेस्ट रेमेडी मतलब किसकी करनी होगी ज्यादा, जुपिटर की अलग से मरकरी की अलग से, कोई ऐसी चीज है विच कैन बी डन? हाँ कैसे बिल्कुल करेंगे? भगवान विष्णु की पूजा कीजिए दोनों साथ। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अमिता साहब बोलिए। सर मुझे पूछना था कि हम लोग जुपिटर को नॉलेज का तो कारक है ही, लेकिन वो हस्बैंड का और बच्चों का भी कारक है, तो क्या 8th हाउस में है तो उसका क्या रिलेशन होगा, तो फिर कैसे अफेक्ट करेगा? सारे सिग्निफिकेशन यूज कीजिए ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उनको लेकर। यानी बच्चों के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है जी और बिल्कुल। हस्बैंड के रिलेटेड भी प्रॉब्लम। यस। और सर कहीं पे भी ऐसा है, अगर जुपिटर अगर 8th हाउस में हो तो उसका हस्बैंड फैट, यानी 7th हाउस का मालिक हो कि 8th हाउस में बैठा हो तो वो फैट होगा, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा कैसा?
ओके, थैंक थैंक यू यू सर। मालती जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते। मिथुन लग्न में बुध वक्री होके 3rd हाउस में बैठा है वहां पे, और तो अपने को क्या रिजल्ट देता है वो? जो बुध बकरी के रिजल्ट बताए वही दे। सॉरी सर, मैंने आज लेट से स्टार्ट किया था। रिकॉर्डिंग है, पूरा सुनिएगा आराम से, फुर्सत से। रिकॉर्डिंग भी है, पीपीटी भी, पीडीएफ भी है, ठीक है। थैंक यू। संजय जैन जी आप बोलिए। नमस्कार सर। सर मुझे मालूम करना है कि जैसे आपके यहाँ हम कोई कोर्स ज्वाइन करें तो कुल मिलाकर के हमें अपनी पत्री आपको दिखानी पड़ेगी पहले कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मान लिया सपोज करो हमने कर भी लिया और फिर चीज ना हो, या हमारे लाइफ में वो चीज जो ज्योतिष का विषय है वो हो ही ना, तो उसे करने से क्या फायदा होगा? तो आप उसके पहले हमारी पत्री देखेंगे या सीधा आ जाओ बस काम चालू? मैं बता दूँ, मैं पत्री भी देख दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बता दूं अगर योग नहीं होते तो आप क्लास में आते ही नहीं, मैं बता, आप लिख के लीजिए, तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए निश्चिंत हो। ठीक है ठीक है। अगर आपके चार्ट में योग है तभी आप आएगा। क्या लगन है आपको? ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। आप अगर नहीं, ऐसा कह रहे हैं आपका लगन क्या है? मेरा लगन 2 नंबर का लगन है, वृषभ लगन है। वृषभ लगन है। वीनस का? वीनस 5वें में है जी। ठीक है, आप आएंगे, आप आए इसीलिए। सूर्य बुध शुक्र 5वें है। ठीक है, आप आए इसलिए क्योंकि आपका स्कॉर्पियो 7th हाउस। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कॉर्पियो ऑकल्ट का साइन। ठीक है साहब, ठीक है। तो इसका मतलब ये चल जाएगा, हो जाएगा ना? दौड़ेगा, आप क्यों थैंक चला यू, रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। रेखा जी बोलिए। रेखा माहेश्वरी। हाँ जी सर। सर जैसे किसी का है ना सैटर्न रेट्रो होके 12th हाउस में बैठा है, तो वो क्या जैसे फॉरेन से प्रॉब्लम होगी, फॉरेन लैंड से प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा करियर में? हाँ, सैटर्न रेट्रो है तो कैरियर में इशू देगा पहली बात, शुरू में। हाँ, और जैसे फॉरेन में अगर वो चांस लेना चाहे तो मतलब बिल्कुल। उसको फॉरेन में प्रॉब्लम होगी। जी। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। थैंक यू थैंक सर। यू। पंकज जैन जी बोलिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है कि बहुत चीजें क्लियर हुई हैं इन 5 दिनों में, प्लैनेट्स के बारे में, सन का सेक्रीफाइस, मून के बारे में, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू। और आज की क्लास से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन ये था, क्या जैसे आपने बोला कि रेट्रो शनि है, तो जैसे रेट्रो शनि अगर 9th नंबर राशि में बैठे हैं 4th नंबर हाउस में, अगर तो वो अपने मतलब 10th नंबर साइन से भी वो हो गए 12th हाउस में, तो उनका फिर रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट वही होगा जो लिखा गया है। तो फिर वो उनको फिर क्या काम करना होगा, हाउस के रिलेटेड, घर से रिलेटेड? नहीं, काम तो फिर काम के लिए तो और चीजें देखनी पड़ेंगी ना, 10th हाउस 10th लॉर्ड, वो अलग चीज। नहीं तो फिर वो जो रेट्रो सैटर्न हो गए तो वो किस रिगार्डिंग? रेट्रो सैटर्न का सिंपल सा मीनिंग है कैरियर में चेंज देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा, 2-3 बार कैरियर चेंज करना पड़ेगा, बट कैरियर कौन सा होगा वो ओवरऑल चार्ट का पार्ट। ठीक, थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछनी थी, अगर थोड़ा सा बता सकते हो तो, जो प्रोग्रेशनल चार्ट होता है और वो चलित चार्ट होता है, ये डिफरेंट चीजें होती हैं? हाँ नहीं, चलिए चार्ट और प्रोग्रेशनल एक ही। ठीक है, थैंक यू। जो लोग ये समझ रहे हैं, हम जब फाइनेंशियल वाला कोर्स होगा उसमें प्रोफेशन का पार्ट ऑलरेडी कवर हो जाएगा, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा किस काम से, तो ऑब्वियस सी बात है काम वही करना है। ठीक, तो सर आज यहीं पे एंड करते, मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम आया है। ओके। हमारा फिर से आप लोग को बताया था सर का जो कोर्स आ रहा है उसका जो ऑफर रात तक वैलिड है, जिसको इंटरेस्ट है मुझे नंबर पे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, जय श्री राम आप सभी लोगों को।